पॉलिटिशियंस तो चोर हैं, पैसे ले जाते हैं। पहले रूलिंग गवर्नमेंट को ज्यादा पैसे मिलते थे और अब भी रूलिंग गवर्नमेंट को ही ज्यादा पैसा मिल रही है। लेकिन सारा फंडा क्या है इन पॉलिटिकल डोनेशंस और करप्शन का? The Supreme Court there slamming the It deals with transparency in political funding. Even 70 years after independence, the country has not been able to evolve a transparent method of funding political parties. इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय राजनीति में से काले धन का वर्चस्व समाप्त करने के लिए लाया गया। देश के दो विपक्षी पार्टी जो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं, वो एक विशेष मामले में एक साथ जुड़ जाते हैं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। हमने पॉलिटिकल फंडिंग और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में बात किया है पहले वीडियोस में। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिए इसे देखने से पहले। देखो, सबको पता है कि हर कोई किसी ना किसी को सपोर्ट करता है, लेकिन वो जब सत्ता में आता है तो वो वही चीजें करने लगता है। पॉलिटिकल फंडिंग में भी यही दिखता है। सब पार्टीज ट्रांसपेरेंसी की बात करती है, लेकिन कोई सच में ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहता है। कोई पार्टी नहीं कहती है कि हम काला धन रोक देंगे, और जितने भी पैसे आते हैं उसकी पूरी जानकारी जनता के सामने रखेंगे। मैनिफेस्टो में ये ना कभी लिखा गया है और ना ही कभी आगे भी लिखेंगे। पहले सिर्फ नाम के लिए हलचल होती थी और अब भी वही हो रहा है, लेकिन हर बार ये बहाना बनाया जाता है कि आर्टिकल 21 की वजह से, यानी जीवन का अधिकार, अगर डोनर का नाम बताया गया तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। लेकिन जानकर लोग ये बताते हैं कि जब जनहित में सवाल होता है तो उससे बढ़कर होता है राइट टू इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, जीवन का अधिकार तो व्यक्ति के लिए होता है, कंपनी व्यक्ति नहीं होता है, तो उसकी जान का खतरा कैसे हो सकता है? सच्चाई यह है कि चुनाव जीतने का आधार अक्सर काला धन पर होता है, इसीलिए जीतने के बाद उन्हें लगता है कि उनका यह हक है कि वो काला धन करें। लेकिन पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। हम जान सकते हैं कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और वो कहां से पैसे ले रहे हैं। मान लो एक कंपनी एक साल में डोनेशन करती है किसी पार्टी को। आगे चलकर हम देख सकते हैं कि क्या वो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है या वो कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या वो अचानक टॉप तक आ गई है। कम से कम हम जान पाएंगे कि कैसा खेल चल रहा है सब कुछ के पीछे। अब मान लो फार्मा कंपनीज का एक लॉबी है, उनके पास बहुत पैसा होता है, वो भारी रकम डोनेट कर रहे हैं और मान लो यही डोनेट किया हुआ पैसा किसी एक पार्टी को जीतने में मदद कर देता है। अब मान लो वो पार्टी जीती और सरकार बनाई और वो डिसाइड करते हैं कि कैंसर बहुत फैल रहा है, बहुत लोगों का जान जा रही है और आम लोग इससे बहुत फंस रहे हैं। तो सरकार जो फार्मा कंपनी से डोनेशन लिया था और वो जीती थी, क्या आप सोचते हो वो सस्ते दामों पर कैंसर का मेडिकेशंस अवेलेबल करवाएंगे? इसीलिए डोनेशन में ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। जब सरकार ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स का प्रस्ताव दिया तब दो एनजीओस, एडीआर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और कॉमन कॉज और उनके साथ सीपीआई ने सुप्रीम कोर्ट में उस कानून को चैलेंज किया। उन्होंने कहा कि ये स्कीम संविधान के अनुसार नहीं है। शुरू में ये टल गया, लेकिन फिर सुनवाई शुरू हो गई। अदालत को फैसला करना था कि क्या ये कानून या जो योजना लाया गया है वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। इसका उत्तर देने के लिए अदालत के सामने दो प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये था कि क्या ये नॉन डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टीज हमारे संविधान के आर्टिकल 19(1)(a राइट टू इंफॉर्मेशन का उल्लंघन करता है। दूसरा प्रश्न जो अदालत के सामने था वो था, क्या अनलिमिटेड कॉर्पोरेट डोनेशंस टू पॉलिटिकल पार्टीज कंपनीज एक्ट को अमेंड करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। तो ये दो प्रश्न थे जिनका जवाब अदालत को देना था और उसके आधार पर एक फैसला लेना था। चलो पहले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अदालत में क्या चर्चा हुई। तो सरकार ने ये स्कीम काला धन का
सामना करने के लिए लाई थी। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि डोनर का नाम क्यों छुपा रहे हैं। उनका कहना था कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत डोनर का प्रिवेसी और लाइफ का अधिकार है, इसलिए हम उनका नाम किसी से भी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही रीजन है? वो एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि मान लो मैं एक डोनर हूं और मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना चाहता हूं। किसी भी कारण से अगर वो पॉलिटिकल पार्टी हार गया और कोई दूसरा पॉलिटिकल पार्टी जीता तो वो मुझे परेशान कर सकती है, मेरा जीवन खतरे में आ सकता है, वो मुझे ईडी और सीबीआई के रेड का धमकी दे सकती है, वो मुझे परेशान कर सकता है। इसीलिए डोनेशन देने वाला भी कभी अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेगा। जैसा कि जब एक नागरिक वोट करता है वो उसे प्राइवेटली करता है, सबके सामने नहीं। वैसे ही स्थिति है, अगर पॉलिटिकल पार्टी ये जान ले कि किसने उसे वोट दिया है और किसने नहीं, तो वो उसके खिलाफ पॉलिसीज बना सकता है, उसका जीवन खतरे में आ सकता है। तो इसे सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम काला धन का सामना करना चाहते हो, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुमने जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना लाई है उसमें लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस का परीक्षण नहीं किया गया है। लेकिन ये लीस्ट रिस्ट्रिक्टिव मींस होता क्या है? मतलब तुमने वो रास्ता नहीं चुना है जिससे सबसे कम नुकसान हो सबको, वो तुमने छोड़ दिया है। अगर तुम्हें काला धन रोकना होता तो तुम आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ आरटीआई का उल्लंघन किए बिना भी उसे रोक सकते थे। जैसे इलेक्टोरल ट्रस्ट का इस्तेमाल कर सकते थे, तुम नगद नहीं बल्कि यूपीआई या चेक से पेमेंट ले सकते थे। बहुत सारे और तरीके होते थे। माना गया था कि इस मामले में लीस्ट रेस्ट्रिक्टिव मींस फेल हो गया था। बहुत सारे और तरीके थे, इसलिए कहा गया कि आरटीआई के आर्टिकल 19(1)(a) का उल्लंघन हुआ है, इसीलिए यह स्कीम सही नहीं है। दूसरी बात, अदालत ने कहा अगर एक डोनर ईमानदारी से डोनेशन कर रहा है तो उसके पास प्रिवेसी का अधिकार है, उसकी जानकारी छुपानी चाहिए। लेकिन हमें यह देखना चाहिए कि डोनर क्या ईमानदारी से पैसा दे रही है अपने उस पसंदीदा पार्टी को जिसका वो समर्थन करती है, या बस एक लाइसेंस लेना और या फिर दूसरे व्यापार के लिए कोई अनुरोध पत्र पास करवाने के लिए वो कोई प्रबंध कर रहा है। अगर वो ईमानदारी से डोनेशन कर रहा है और अपनी पसंदीदा पार्टी को समर्थन दे रहा है तो हमारा संविधान उनकी प्रिवेसी को सुरक्षित रखेगा और उन्हें यह नहीं बताएगा कि उन्होंने किसे डोनेशन किया। लेकिन अगर कोई सिर्फ एक लाइसेंस लेना या फिर किसी और लाभ के लिए डोनेशन कर रहा है तो उस स्थिति में हमारा संविधान उसकी प्रिवेसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई सिर्फ ₹20,000 या उससे कम पैसा डोनेशन कर रहा है तो शायद वो अपने पॉलिटिकल पार्टी को समर्थन देने के लिए कर रहा है। लेकिन समस्या तब होती है जब एक नुकसान करने वाली कंपनी हजारों करोड़ का पैसा डोनेट कर रही है। उस स्थिति में उसका इरादा पर संदेह होना बहुत लाजमी है। वहां पर हम प्रिवेसी की बात नहीं कर सकते हैं, फिर वो जनहित में आता है और उस स्थिति में पॉलिटिकल पार्टी को डोनर का नाम बताना होगा जो करोड़ों का डोनेशन दे रहा है। तुम्हें बताना होगा कि वो कौन है, तुम्हें डिटेल्स देनी होगी। इसलिए एक दूसरे के लिए डोनेशन करने का ये खेल, ये प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए। एक और बात अदालत ने ये भी कही थी कि कंपनीज एक्ट के अनुसार कॉर्पोरेट डोनेशंस पर कोई फिक्स लिमिट नहीं थी। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के स्कीम के तहत कोई भी कंपनी बिना किसी फिक्स लिमिट के पैसा दे सकती थी। इसका मतलब यह है कि कोई भी कंपनी, इवन जिनका लॉस हो रहा है, अपने कैपिटल का आधे से ज्यादा इलेक्शन में दे सकते हैं और वो भी बिना किसी जांच के। अदालत ने यह भी कहा कि यह स्कीम आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है, जो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का अधिकार है। अगर कोई कंपनी आधे से ज्यादा पैसा इलेक्शन में लगा रही है तो वो उस पार्टी को अपने कंट्रोल में ले सकती है। वो पार्टी उस कंपनी के लिए पॉलिसीज बना सकती है
जैसे कि उनका टैक्स कम करने के लिए उनके लिए कोई फायदेमंद पॉलिसीज हो या फिर उनके लिए कोई बेनिफिट हो। इससे दूसरे पार्टीज के साथ अनफेयर कंपटीशन होती है। इन सब के चलते अदालत ने यह फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे तुरंत बंद कर देना चाहिए। अब सरकार को नया सिस्टम बनाना होगा जो कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो और अकाउंटेबल भी हो। ये फैसला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पॉलिटिकल फंडिंग में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी। हम जान पाएंगे कि हम किस पार्टी को वोट दे रहे हैं और वो पैसा कहां से ले रही है। हम ये भी जान पाएंगे कि कोई कंपनी अपने फायदे के लिए क्या किसी पार्टी को कोई पैसा दे रही है और उसके बदले में उन्हें क्या मिल रहा है। ये फैसला हम सभी के लिए अच्छा है। हम सभी को मिलकर ये यकीन करना चाहिए कि हमारी सरकार ट्रांसपेरेंट हो और हम सभी के लिए काम करें। हम जानकार लोगों के साथ जुड़े रहें ताकि जो पॉलिटिकल फंडिंग में रिफॉर्म है वो उन पर काम कर सके। हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं और डिमांड कर सकते हैं कि हमारी सरकार ज़्यादा अकाउंटेबल हो। अगर हम सभी मिलकर ये करेंगे तो हम एक अच्छी और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल सिस्टम बना सकते हैं। थैंक यू।